आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक मरा, दूसरा हुआ घायल। बाइक सवार शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे अपने गांव। अपहरण और जलाने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। रैली निकालकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने अडानी मामले में केंद्र सरकार को घेरा। मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की। जोधपुर के वकील चौहान की निर्मम हत्या के विरोध में वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को टपुकड़ा कस्बे के बोहरा गेस्ट हाउस पर भारतीय जनता पार्टी की तिजारा विधानसभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ता जिला अध्यक्ष उमेश भाया व जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव रहे। टपुकड़ा मंडल अध्यक्ष ओमवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में सर्वप्रथम भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। जिलाध्यक्ष ने आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की एवं नव मतदाता व समर्पण निधि अभियान को गति देने के लिए कहा। सभी कार्यकर्ताओं से जोर शोर से पार्टी का कार्य करने का आह्वान किया। जिला उपाध्यक्ष हर्ष यादव ने डाटा प्रबंधन व पन्ना प्रमुख के कार्यों को गति देने के लिए टीम का गठन किया। विधानसभा विस्तारक दिनेश जोशी ने मंडल पदाधिकारियों से संगठनात्मक जानकारी ली एवं विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर पवन चौहान, बनेश सिंह, विनय पाल यादव, कुलदीप यादव, मंडल प्रभारी राधेश्याम यादव, राजकुमार यादव, एमपीएस नेहा गोयल, कंचन तिवारी, मनोज चांगीड़, सतवीर चौधरी, मास्टर मंतू राम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। भक्त कवि डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी की स्मृति में एक शाम बांसुरी के नाम कवि सम्मेलन अलवर न्यूज एंड ओल्ड राव होटल प्रेजेंट्स in association with DCB Bank, powered by Mama Subari and CA किशन गुप्ता। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी दिल्ली से, शंभु शिखर जी बिहार से, सपना सोनी जी दौसा से, सुरेंद्र सार्थक जी डीग से, प्रवेंद्र पंडित जी अलवर से और धीरज उपाध्याय जी अलवर से। 26 फरवरी शाम 6 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने जा रहा है। स्पॉन्सर्ड बाय छैल बिहारी किरार, निदेशक किरार प्रॉपर्टीज एंड सपोर्टेड बाय नरेंद्र तिवाड़ी IAS अकेडमी, अचीवर्स अकेडमी, बहुरानी ब्रांड, मित्तल हॉस्पिटल, क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर, सीवा ताजा मसाले, त्रिहान होम डेवलपर्स, नॉलेज सिटी द नेक्स्ट जनरेशन स्कूल, भीकाराम सोनी एंड सन्स ज्वेलर्स, होटल इंद्रलोक क्लासिक, बाबा ठाकुर दास एंड सन्स, होटल स्काईलाइट्स, इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9672222303 और 7742139123। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसोली कस्बे के समीपवर्ती गांव पतलिया की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को वार्षिकोत्सव व भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मंच का संचालन गिरीश कुमार व मुकेश कुमार ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया रहे। विशिष्ट अतिथि कोट कासिम पंचायत समिति प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान रही। ग्रामीणों ने आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान समसा द्वारा निर्मित प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि शालाओं का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का प्रधानाचार्य राजेश कुमार निश्चल ने धन्यवाद अर्पित किया। मौके पर रही सरपंच निकिता कुमारी, उप सरपंच मिर्चमल, रत्तीराम सैनी, नरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, सुनील कुमार, मुरली राम, सूरज भान, भरत सिंह, वीर सिंह, रूपचंद सैनी, सुरेश शर्मा, शैतान सिंह, समस्त स्टाफ एवं ग्रामीण मौजूद रहे।
गौरी देवी महाविद्यालय की छात्राओं ने मंत्री टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय में छात्रावास से संबंधित कुछ समस्याओं को रखा। छात्राओं का कहना था कि पहले भी उनके द्वारा महाविद्यालय में छात्रावास को लेकर कई समस्याओं से जिला प्रशासन और कैबिनेट मंत्री को अवगत कराया गया है, लेकिन कभी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हर बार आश्वासन लेकर उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। गौरी देवी राजकीय महाविद्यालय की छात्रा ने बताया कि वैसे तो छात्रावास में बहुत सी खामियां हैं। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय व छात्रावास के निकट नाले में सीवरेज का पानी डाला जाता है, जिसके कारण असहनीय दुर्गंध एवं सड़ान का वातावरण बना रहता है, जो कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं व महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के स्वास्थ्य पर संकट उत्पन्न करता है। आसपास रहने वाले लोगों द्वारा नाले में भरे हुए मवेशियों को डाले जाने से और भी भयावह स्थिति हो जाती है। परीक्षा काल में परीक्षा के आरंभ व अंत में छात्राओं एवं उनके अभिभावकों की बड़ी तादाद में इकट्ठा होने से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। महाविद्यालय के निकट स्पीड ब्रेकर बनवाए जाने, महाविद्यालय में हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था कराए जाने, सुरक्षा की दृष्टि रखते हुए निर्भया स्क्वाड की स्थापना किए जाने, बॉटनिकल पार्क का निर्माण करवाए जाने, सिंथेटिक खेल मैदान की स्थापना सहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए बोरिंग कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, हमारे जो छात्रावास है और एक हमारा जो महाविद्यालय है उसमें अनेक समस्याएं हैं, जिससे हम बार बार मंत्री को अवगत कराते आए हैं, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उसकी कई समस्याएं हैं, जैसे परीक्षा काल के दौरान एक तो हमारे जो कॉलेज है उसके सामने अभिभावक है तो उनकी बैठने की व्यवस्था नहीं है, वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे मतलब किसी भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। एक वहाँ पे दूसरी समस्या ये है कि हमारे जो मतलब कॉलेज है यहाँ पे एक निर्भया जो स्क्वाड है उसकी स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत जो जिले का एक सबसे बड़ा कॉलेज है, इसलिए मतलब गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वहाँ पे एक निर्भया स्क्वाड की स्थापना करी जाए। और एक हम चाहते हैं कि बॉटनिकल पार्क का निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे IIT या बड़ी बड़ी मतलब जैसे एग्जामिनेशन होते हैं उनकी प्रिपरेशन करने के लिए जुटे हुए होते हैं, तो उन्हें स्वाभाविक सी बात है कि उनमें स्ट्रेस तनाव होना वो है। और एक चीज है कि यहाँ पे एक शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जल में बहुत ज्यादा फ्लोराइड है, इससे बहुत सारे बच्चे बार बार बीमार भी होते आ रहे हैं। और हमारी एक प्रमुख मांग है कि यहाँ पे कॉलेज में और छात्रावास में भी एक हाई मास्ट लाइट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और साथ में हमारे यहाँ पे जैसे कॉलेज की हॉस्टल के जस्ट सामने ही बहुत जो लंबा जो नाला जा रहा है उसमें मतलब गंदगी रहती है, और यहाँ पे इस वजह से बहुत सारी बीमारियां पनप रही हैं। तो ये बहुत मतलब बेसिक जो हमारी मांगे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इन मांगों का समाधान हो। और इस संबंध में हम इस संदर्भ में हम मंत्री जी को और माननीय महोदय कलेक्टर जी को भी हम हमारी जो मांगे हैं उनके संदर्भ में हम उनको ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगों में सबसे पहली मांग तुम्हारी ये है कि यहाँ पे जो नाला है हमारे छात्रावास के और हॉस्टल के सामने, वो उनमें मतलब सड़े हुए मवेशी डाल जाते हैं लोग, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है। और एक हमारे जो हॉस्टल में और हमारे कॉलेज में निर्भया स्क्वाड की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। अलवर न्यूज की प्रमुखता से प्रकाशित की गई खबर का असर हुआ है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने प्री प्राइमरी में निःशुल्क शिक्षा पाने वाले लॉटरी द्वारा आवंटित छात्रों को बिना किसी अनुबंध अथवा शर्त के निःशुल्क प्रवेश देने के लिए आदेश जारी कर पाबंद किया गया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले स्कूल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की है। गौरतलब है कि गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा सन 2012 से सरकार द्वारा जारी लॉटरी अनुसार शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत जरूरतमंद 25% बच्चों को कक्षा 1 से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा पाने वाले बच्चों की फीस की भरपाई सरकार द्वारा गैर सरकारी स्कूलों की जा रही है। लेकिन इस वर्ष हाईकोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका पर दिए फैसले अनुसार प्री प्राइमरी कक्षा में प्रवेश लेने वाले जरूरतमंद बच्चों को शामिल कर लॉटरी निकाल स्कूल आवंटित कर दिए। सभी आवंटित बच्चों को 20 फरवरी तक सभी डॉक्यूमेंट जमा करवाकर निःशुल्क प्रवेश दिया जाना था, लेकिन निःशुल्क शिक्षा देने के बदले फीस की भरपाई के कोई गारंटी या आदेश जारी नहीं किए गए, जिससे निजी स्कूल संचालकों के समक्ष बच्चों को दिए जाने वाले अध्ययन पर होने वाले खर्चे की भरपाई का संकट दिखने को लगा। इसे देखते हुए निजी स्कूल संचालकों द्वारा शिक्षा परिवार जयपुर के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के निर्देशानुसार निःशुल्क शिक्षा पाने की बच्चों के अभिभावकों से अनुबंध पत्र भरवाए जाने प्रवेश दिए जाने लगा है, जिसमें लिखा था कि यदि निःशुल्क शिक्षा पाने वाले बच्चों की फीस की भरपाई सरकार द्वारा नहीं की जाती है तो अभिभावक फीस जमा कराने के लिए बाध्य रहेगा। इस अनुबंध को न भरने पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। इस बारे में छात्र माधव सिंह, छात्रा रितिका, भावना, चित्रलेखा और नंदनी के अभिभावक बाबूलाल मीणा,
पुष्पा, धर्मवीर, तिलक और मीना द्वारा जिला कलेक्टर और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगढ़ को 2 स्कूल संचालकों द्वारा बिना अनुबंध प्रवेश नहीं देने की लिखित शिकायत पेश कर बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाने की मांग की थी। इस खबर को अलवर न्यूज चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया। खबर पर संज्ञान लेते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीपी जायसवाल ने आदेश जारी कर निजी स्कूल संचालकों को बिना किसी अनुबंध पत्र भरवाए लॉटरी में आवंटित बच्चों को स्कूल में बीकानेर शिक्षा निदेशक के आदेशानुसार निःशुल्क प्रवेश देने के लिए पाबंद किया है और निःशुल्क प्रवेश नहीं देने पर विभागीय कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। मेरा नाम जसवंती है। कहाँ से? होली गांव से हूँ, जाटा हूँ। मैंने लड़की का फॉर्म भरा था, मेरी लड़की पोती का नाम आ गया था स्कूल में। मैं 16 तारीख को अपने पूरे कागज लेके गई थी, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आपके पास हम मैसेज भेजेंगे जब कागज लेंगे। मैंने उनकी मेज पे सारे कागज पटक दिए थे, सर जो चाहिए जो कागज ले लो आप। लोग नहीं आपके पास हम मैसेज करेंगे जब कागज चाहिए। तो मैं 20 तारीख को गई थी, उन्होंने कहा आप कागज नहीं देके गई, अब आपका काम नहीं होगा। तारीख निकल गई। हाँ, तारीख निकल गई। तो अनुबंध वाली शर्त में आप तैयार है? अगर मान लो अनुबंध से देते हैं एडमिशन तो आप ले लेंगे? देखो, मैं ये चाहती हूँ मेरी पोती का काम होना चाहिए। हम गरीब आदमी हैं ना, बिना अनुबंध के करवाना चाह रहे हैं आप? बिना अनुबंध। क्या नाम है आपका? धर्मवीर, रामगढ़ के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास किस लिए आए हो? आपने कोई शिकायत दी है? हाँ जी सर, आरटी के तहत ये स्कूल वाले अनुबंध मांग रहे हैं कि अगर सरकार रुपये नहीं देगी तो इस चीज़ का अनुबंध देना है कि अगर सरकार रुपये नहीं देगी तो हम आपसे वसूली करेंगे उस चीज़ के, फीस में वसूली करेंगे। हाँ, सर, और हम इस चीज़ को देना नहीं चाहते क्यों सर? इस पर हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं स्कूल वाले कि नहीं भाई ये तो अनुबंध देंगे जब ये आपका आवेदन पत्र जमा होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा। और इन्होंने नहीं किया आवेदन पत्र जमा। धन्यवाद। तारीख तक मतलब जो फिक्स डेट थी 20 तारीख तक एडमिशन नहीं दिया? 20 तारीख तक आए थे, 4-5 बार चक्कर काटे पर उसके बाद भी नहीं लिया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल मीना है। मीना जी, क्या कारण है? माधव सिंह मीना है जी। मैं अपने बच्चे का फॉर्म जमा कराना था। मैंने 17 तारीख को रिपोर्टिंग करा दी थी और उसके बाद इनमें 20 तारीख को फॉर्म जमा कराने गया था। इन्होंने मना कर दिया कि हमारे 17 तारीख तक लास्ट डेट थी और हमने फॉर्म बंद कर दिया। और सर आएंगे 26 तारीख को बड़े वाले, जब उनके पास जमा कराना, उसके बाद अनुबंध फॉर्म भरोगे तब जाके नहीं दिया जाए, जमा किया जाए। उन्होंने सब फॉर्म जमा नहीं किया। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला आज 1 दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे, जहां उनका कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री और अलवर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने प्रेस वार्ता की और अडानी को आगे बढ़ाने की बात कहते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी ओर सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसद में तकियों को हटाने को लेकर मोदी सरकार को घेरा और उदाहरण देते हुए कहा कि 1992 में हर्षद मेहता के मामले में जेपीएस बैठी थी। 2001 में पारिक के मामले में जेपीसी से जांच हुई। अडानी मामले में भी जेसीबी से जांच कराने की मांग की गई है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट आई। एलआईसी के शेयरों में शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। करीब 44,000 करोड़ का आम शेयर धारकों को नुकसान हुआ है। 10,50,000 करोड़ का पूरे समूह के शेयरों में गिरावट आई और यूनिट कम हो गई। उन्होंने कहा कि देश में लगातार महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। महंगाई से आम आदमी की कमर टूट रही है और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आने वाले समय में और क्या क्या चीजें निकलती हैं उसका आप इंतजार करिए। लेकिन कुल मिलाकर जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने लोकसभा में इनके घोटालों का पर्दाफाश किया, वो निश्चित रूप से इन्होंने अपने संख्या के बल पर उसको कार्रवाई से निकाल दिया है। लेकिन आम जनता के बीच में ये बातें आएंगी और सरकार को जेपीसी को बिठाना चाहिए ताकि सत्य का खुलासा हो सके। अब आप कोई प्रश्न पूछना है? प्रदर्शन करेगी क्या कांग्रेस इसको लेकर? कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है ना। ये जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस ने हुआ था ये कह रहे हुआ था। हमारे बीकानेर में हुआ था, सभी जिलों में हुआ था। एसबीआई बैंक के सामने। हाँ तो एसबीआई के सामने धरने देने का कार्यक्रम रखा गया था। और बिजली की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोलर पार्क
हजारों बीघा जमीन अलॉट की है, वो ड्यूटी के साथ लगातार काम चल रहे हैं। क्या ये व्यापारियों को लेकर दोनों पार्टियों का किस तरह का मतभेद आप रखना चाहते हैं? मैं अभी हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पूछ लेता हूँ, क्या ऐसी स्वतंत्र एजेंसी अपने भारत में नहीं है जो बाहर के लोग आके हमारी सारी चीजों को बताएंगे जब भी हम उसका तो राजस्थान में सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के लिए नीति के अंतर्गत कम से कम मैं 100 कंपनियों के नाम बता सकता हूं जिनको सरकार ने नियमों के अनुसार जमीन अलॉट की है, केवल एक ग्रुप को नहीं की। यहाँ सारा मामला एकाधिकार का है। नहीं सर, कांग्रेस पार्टी जैसे पिछले उसमें मामला आया था, जो भी मामले आए थे, जिस तरह से जो भी बीजेपी की जो आंदोलन देश में उन्होंने खड़ा किया, ठीक है 2G बाद में झूठा निकला, बेरोजगार को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मेरा सवाल यह कि कांग्रेस जब और विपक्षी कहाँ है, अब तक तो कहीं रैली या कोई विरोध कहीं दिख ही नहीं गया, इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है विरोध का। देखिए, कांग्रेस तो अपना धर्म निभा रही है, हमारे नेता बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं। अभी आप देख रहे पूरे राजस्थान में 21, 22, 23 को हर जिले में देश के कोने कोने में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ताकि आजकल आप जानते हैं कि जो है हमारा प्रिंट मीडिया डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गया है, तो हर जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरे जैसे लोग गए हैं और जाकर के उन्होंने प्रेस को ब्रीफिंग दी है, और देश भर में भी ये कार्यक्रम चले हैं। और इसके साथ साथ आगे जो प्रोग्राम AICC या PCC देगी उसके अनुसार हम एक्ट करेंगे। पर की रिपोर्ट आने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि वर्तमान केंद्रीय सरकार अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से सहयोग कर रही है, इसके बारे में मैं आज खास तौर से आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। 21, 22 और 23 को सभी जिलों में वरिष्ठ कांग्रेस जन जाकर के मीटिंगें लेंगे। मैंने आज की तारीख रखी थी और उसमें आपको ये बताना है, मैं आपको इसकी डिटेल्स दूंगा। उससे पहले आपसे ये बताना चाहता हूं कि एक तरफ देश में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी ओर सरकार एक ये कहना चाहिए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अडानी ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा खड़गे साहब ने और जो हमारे अध्यक्ष हैं और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने जो स्पीचेज लोकसभा में दिए थे, उनको उन्होंने कार्रवाई से हटा दिया। देश ये जानना चाहता है कि उन्होंने क्या तथ्य रखे, वो तथ्य लोगों के सामने क्यों नहीं आए। उन्होंने स्पष्ट इस मामले की जेपीसी से जांच कराने की मांग की थी। जेपीसी आप जानते हैं 1992 में हर्षद मेहता का केस हुआ तो जेपीसी बैठी, फिर आपके एक केस और हुआ था उसमें भी जेपीसी बैठी थी, नरसिंह राव जी के वक्त में। ये था 2001 का केतन पारेख का मामला, इसमें भी जेपीसी बैठी थी। जब संसद में और राज्यसभा में इनका बहुमत है, फिर जेपीसी से जांच कराने में क्या दिक्कत है। हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जेपीसी से जांच हो। और हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद आपने देखा होगा एकाएक शेयर के भाव में एकदम उछाल नहीं आकर के गिरावट आई, और गिरावट आने का कारण ये रहा कि उन्होंने अपने स्टॉक्स वगैरह के बारे में जो सूचनाएं दी थी तो वो गलत सूचनाएं दी। इसके कारण LIC के जो मतलब शेयर खरीदे हुए थे उनमें अकेले में 44,000 करोड़ का आम शेयर धारकों को नुकसान हो गया, और कुल मिलाकर 10,50,000 करोड़ का एक तरीके से पूरे के पूरे समूह को जो शेयर हैं उसकी कीमत कम होगी। अब कुल मिलाकर मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो स्टॉक्स में बढ़ाव चढ़ाव करके और जो 600 कई नंबर पे जो 2 नंबर पे थे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। टोटल एनर्जी ने इस उद्यम में अपनी भागीदारी को रोक दिया है, लेकिन क्या अडानी की कोई ऐसी व्यावसायिक घोषणा है जिसके बाद करदाता के पैसों से सब्सिडी प्रदान नहीं की गई?
इसी प्रकार सीतारमण जी ने 1 फरवरी को एक घोषणा की थी कि अगले चरण में 50 और हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम को पुनर्जीवित किया जाएगा। इनमें से कितने अडानी जी को मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। इसी प्रकार आप देख रहे हो मुंबई का जो सबसे बिजी एयरपोर्ट है, उसको भी अडानी जी के हाथों में सौंप दिया गया है। आज अडानी समूह के पास 30% बंदरगाह, कुल कंटेनर आवाजाही का 40% और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से विवेकपूर्ण है कि धनशोधन और विदेश की सेल कंपनियों से लेन देन के गंभीर आरोपों का सामना करने वाली एक कंपनी को सामरिक क्षेत्र में प्रभुत्व रखने की अनुमति दे दी जाए। अभी इजराइल जब गए थे तो ये साथ में गए थे और वहां पर इन्होंने ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन सब के सौदे वहां पर किए। ये आप लोगों से कोई छिपे हुए नहीं है। इसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में दिग्गी बंदरगाह के लिए अडानी जी की प्रतिस्पर्धा में बोली लगा रहा था। कृष्णपट्टनम बंदरगाह के पूर्व मालिक, उसको आयकर छापों से परेशान होकर अडानी समूह को वो बेचने में वो राजी कर लिया गया। बंदरगाह के लिए जहाजरानी और वित्त मंत्रालयों द्वारा अचानक इरादा बदलने के बाद उसे अपनी जीती हुई बोली को वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। कृष्णपट्टनम को रक्षा क्षेत्र में गौतम अडानी जी प्रधानमंत्री मोदी की अनेक विदेश यात्राओं में साथ गए। 4-6 जुलाई 2017 की इजरायल यात्रा के बाद उन्हें भारत इजरायल रक्षा संबंधों के संदर्भ में एक लाभ देने वाली भूमिका दी गई। उन्होंने कोई पूर्व अनुभव न होते हुए भी ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक, छोटे हथियार और विमान रखरखाव जैसे क्षेत्रों में संयुक्त उपक्रम स्थापित किए हैं, जबकि कई स्टार्टअप कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इस क्षेत्र में पहले से ही कार्यरत थी। विद्युत क्षेत्र में यूपीए ने वर्ष 2010 में सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी एनटीपीसी द्वारा बगेरहाट बांग्लादेश में 1320 मेगावाट का संयंत्र लगाने का निर्णय किया था। एनटीपीसी बांग्लादेश में। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद ये साफ बात हो गई है कि वर्तमान केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक समूह विशेष अडानी ग्रुप को जो सहयोग दिया गया है, जिसके कारण उन्होंने आज काफी स्थानों पर जैसे बंदरगाह, एयरपोर्ट, इन पर वो एक तरीके से उनका संचालन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर उनके स्टॉक्स का जब खुलासा हुआ तो उनके शेयरों की कीमतों में काफी एक तरह से ये कहना चाहिए गिरावट थी और उसके कारण शेयरधारकों का काफी नुकसान हुआ। हमारी ये मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच जेपीसी के माध्यम से कराई जाए। 1992 में अरशद मेहता ने जब हेराफेरी की तो उसकी जांच जेपीसी से हुई और इसी प्रकार वर्ष 2001 में भी केतन मेहता ने जब शेयरों में इनमें बाजार में कुछ गड़बड़ की तो उसकी भी जांच जेपीसी से हुई। तो इसकी भी जेपीसी से जांच हो जाए ताकि आम जनता को पता लग जाए कि इसमें क्या, कौन दोषी है, किस किसने क्या गड़बड़ी की। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में उनका बहुमत है, तो क्या दिक्कत है। आज नरसिम्हा राव जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने वक्त में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों पर विश्वास किया था, तो इस पर विश्वास करते हुए जेपीसी की पूरी जांच करवा के और उसको जनता के सामने रखना चाहिए। कांग्रेस की क्या प्लानिंग है अगर सरकार जेपीसी जांच नहीं कराती तो कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस अपना अभी रायपुर में जो अधिवेशन कर रही है उसमें राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव जो आएंगे, विदेश नीति के बारे में जो प्रस्ताव आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेगी। ठीक है। जिला अभिभाषक संघ अलवर की ओर से आज जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज सिंह चौहान की निर्मम हत्या के विरोध में समस्त न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया गया। रेवेन्यू न्यायालय का भी बहिष्कार किया गया। अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में नारेबाजी करते हुए न्यायालय पीठासीन अधिकारियों को काम न करने के लिए कहा गया और किसी भी पत्रावली में साक्ष्य बहस आदि न किए जाने का आग्रह किया गया। अधिवक्ताओं ने एक आम सभा भी की। सभा में अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ
ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए राजस्थान सरकार शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। जुगराज सिंह चौहान के परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी तथा वकीलों को आर्म्स लाइसेंस शीघ्र देने की सफल प्रक्रिया की जाए। सभी अधिवक्ताओं ने सभा को एकमत में पास करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपनी समस्त मांगों को लिखते हुए ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं में राम लखन बैसला, महेश कोटवाल, सुरेंद्र बागड़ी, सुभाष स्वामी, हवा सिंह यादव, कासम खान, महेश शर्मा, विक्रम शर्मा, कप्तान गुर्जर आदि मौजूद थे। देखिए, पिछले 3 दिनों से जो राजस्थान में जो आज में पूरे राजस्थान में स्ट्राइक है। आज अलवर जिले में भी को लेकर शांति निकाल की गई है और अभी ज्ञापन दी जाएगा। इसी सरकार से कुछ प्रोटेक्शन एक्ट की विधानसभा चल रही है, इसी सत्र में लागू करने की मांग है हमारी। और ये स्ट्राइक राजस्थान में आगे भी की रणनीति जैसे भी जो हमारे राजस्थान रेल बाहर है, जब लगातार संपर्क में है, शाम को पता पड़ेगा आगे रणनीति क्या उसके हिसाब से जो भी रूप से तैयार होगी उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगी और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। भक्त कवि डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी की स्मृति में एक शाम बांसुरी के नाम कवि सम्मेलन अलवर न्यूज एंड ओल्ड राव होटल प्रेजेंट्स इन एसोसिएशन विद डीसीबी बैंक, पावर्ड बाय मामा सुपारी एंड सीए किशन गुप्ता। कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी दिल्ली से, शंभु शिखर जी बिहार से, सपना सोनी जी दौसा से, सुरेंद्र सार्थक जी डीग से, प्रवेंद्र पंडित जी अलवर से और धीरज उपाध्याय जी अलवर से। 26 फरवरी शाम 6 बजे प्रताप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होने जा रहा है। स्पॉन्सर्ड बाय छैल बिहारी किराड़, निदेशक किराड़ प्रॉपर्टीज एंड सपोर्टेड बाय नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस अकेडमी, अचीवर्स अकेडमी, बहुरानी ब्रांड, मित्तल हॉस्पिटल, क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर, सीवा ताजा मसाले, त्रिहान होम डेवलपर्स, नॉलेज सिटी द नेक्स्ट जनरेशन स्कूल, भीकाराम सोनी एंड सन्स ज्वेलर्स, होटल इंद्रलोक क्लासिक, बाबा ठाकुर दास एंड सन्स, होटल स्काईलाइट्स, इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरतल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9672222303 और 7742139123। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भरतपुर के घाटमिका गांव के जुनैद और नासिर को जलाकर की गई हत्या के मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम आने के विरोध में गुरुवार को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड भिवाड़ी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम एडीएम गुंजन सोनी को ज्ञापन दिया गया। इस ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि इस मामले में गौ रक्षक व बजरंग दल के कुछ चर्चित नामों को लेकर संदेह व्यक्त किया गया है, जिसमें बेगुनाह व्यक्तियों का नाम दिया गया है, जिसके निष्पक्ष और सही तरीके से सीबीआई जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और यह संगठन हिंदू संगठन है। इसके कार्यकर्ता किसी भी तरह का कोई भी गुनाह नहीं करता है। संगठन के व्यक्तियों को जान से मारने की धमकी विशेष समुदाय के लोगों से दिलाई जा रही है। इससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है और महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह 5 बजे गाय को काटा गया व राजस्थान सरकार विशेष समुदाय के लोगों का पूरा सहयोग कर रही है। जो लोग गोकशी करते हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। व संगठन के गौ सेवक मोनू मानेसर और प्रदेश बजरंग दल संयोजक प्रेम सिंह राजावत को धमकी भरे फोन करवाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से लेकर कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया जा रहा है। उनके परिवार वालों को धमकाया व गर्भवती महिला को मारा गया, जिससे उसके बच्चे की मौत हो गई। ऐसी स्थिति में संगठन चुप नहीं बैठेगा। उसका कोई समाधान नहीं हो पाया तो सभी संगठन मिलकर सड़क पर आंदोलन करेंगे। सरकार ऐसे व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करे या फिर संगठन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री यशपाल आचार्य, सेवा हिंदू परिषद के अभिषेक जैन, युवा मोर्चा अध्यक्ष अभय भिदुड़ी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर सतीश तंवर, सेवा प्रमुख अभिषेक जैन, मंत्री सोमदत्त शर्मा, अध्यक्ष राजेंद्र भिदुड़ी, सह मंत्री योगेंद्र मोहन, संयोजक भरत सिंह, गौ सेवक सचिन रावण, पवन दायमा, जसवीर तंवर, निर्मल दीक्षित, आशुतोष त्यागी, सोनू बिश्नोई, कपिल विदुड़ी, खंड अध्यक्ष भजन लाल, अमित, सोनू हिंदू, सोनू बिश्नोई, अभिषेक त्यागी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिस प्रकार से इन मुस्लिमों ने हमारे
जो सबसे बड़ा महापर्व होता है शिवरात्रि का पर्व, इधर उन्होंने तिजारा के जरौली में गाय को कत्ल किया और वो जो हमारी भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाया। उस संदर्भ में हम एक विज्ञापन देने के लिए एडीएम साहब के पास आए हैं। जिस दिन उन्होंने हमारे गौ को कत्ल किया उस दिन हमारे जिला मंत्री अपने जो है यशपाल जी वहां पुलिस को लेकर के पहुंचे। उन्होंने कत्लेआम जो गाय कर रखी थी वो छोड़ कर वो भागे, क्योंकि आज तक भी उन्होंने वहां उनको अरेस्ट नहीं किया। इन्होंने हमारी भावना जो ठेस पहुंचाया इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें अगर हिंदुस्तान में रहना है तो गाय काटना छोड़ना ही होगा। जय श्री राम। जिला मंत्री हूँ विष्णु प्रसाद का। आज किस तरीके का ज्ञापन दिया एडीएम साहब? यह ज्ञापन एक तो महाशिवरात्रि पर्व के ऊपर जो तिजारा में गौकसी की, जो हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला कार्य किया, बहुत घृणित कार्य किया। ये ऐसी पुनरावृत्ति इस क्षेत्र में दोबारा ना हो, इसका कड़ा रोष जताता है विश्व हिंदू परिषद संगठन, सारे धार्मिक संगठन। दूसरा, जो हमारे गौ सेवक गौरक्षक बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ जो सरकार मुकदमे दर्ज कर रही है झूठे, वो मुकदमे दर्ज ना करे, उसमें सीबीआई जांच हो। तीसरी बात, इस संगठन के माध्यम से, कोई भी संगठन के माध्यम से कैसी भी बातें हो वो हमसे प्रसारण करके बात कर सकते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को झूठा ना फंसाया जाए। जो भी कार्यकर्ता हो वो हमारे गौ सेवक है, रात दिन गौ की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी कोई गलत कार्य नहीं करते। नौगांवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2023 का आयोजन गुरुवार को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौगांवा सरपंच राजीव सैनी तथा विशिष्ट अतिथि नरेश चंद आजाद, प्रीतम सिंह, श्यामवीर पटेल, रामनिवास यादव, सुशील शर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलन द्वारा की गई। विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। सभी अतिथियों में भामाशाहों का विद्यालय प्रबंधन की तरफ से माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य नूतन सैनी के द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों के द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नूतन सैनी ने बताया कि विद्यालय को इस वर्ष अंग्रेजी माध्यम व विज्ञान संकाय की स्वीकृति मिली है। विद्यार्थी शिक्षा के साथ साथ खेलों एवं अन्य गतिविधियों में भी अग्रणी है। गत वर्ष अनुशासित विद्यार्थी के रूप में विद्यालय की छात्रा चेतना का भी विद्यालय के द्वारा सम्मान किया गया। मंच का संचालन कल्पना शर्मा ने किया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आपके शहर में छाई खुशियां हैं अपार, सखी दूध भंडार आया आपके द्वार। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। स्वचालित मशीन द्वारा हो रही है रोज दूध की सप्लाई। आओ हम सब दूध खरीदें, इसमें कैसी कठिनाई। हर स्तर पर होती गुणवत्ता की जांच, ताकि आपके स्वास्थ्य पर नहीं आए कोई आंच। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। भाइयों और बहनों आपके शहर में पहली बार सखी ताजा दूध की आई है बहार। ऑनलाइन भुगतान की भी है
सुविधा। एडवांस बुकिंग में भी जरा नहीं है दुविधा। आपकी सेवा लक्ष्य हमारा, हर घर दूध पहुंचाए ये उद्देश्य हमारा। आया आया देखो ताजा दूध आया, गुणकारी और गाय भैंस का दूध आया। आओ हम शहरी महिलाएं कदम उठाएं, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी में आज गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर गुंजन सोनी को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रखंड भिवाड़ी के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने से पहले भिवाड़ी के आलमपुर मंदिर पर सभी विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाकर व गौ तस्करों भारत छोड़ो जैसे नारे लगाए गए। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा युवा जिला अध्यक्ष अभय भिदुड़ी ने हरियाणा के फिरोजपुर छिरका के विधायक मामन खान पर कड़ी तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि मेवात किसी के बाप की जागीर नहीं है, यह तो एक ब्रज का क्षेत्र है जहां पर कोई भी आ और जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मामन खान जिस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र बता रहे हैं वह असल में ब्रज का क्षेत्र है और अब पूरे मेवात क्षेत्र को ब्रजभूमि बनाने का काम किया जाएगा। मामन खान को गलतफहमी है और अब उसे इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब हर हिंदू इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। हिंदू राष्ट्र हमारा है, जहां हमारा मन करेगा वहां हम आएंगे भी और जाएंगे भी। अगर मामन खान में हिम्मत है तो किसी को हाथ लगाकर बताए। कुछ ऐसा आप सब गए नहीं, मेवात तो है नहीं, वो ब्रजभूमि है, वो तो गलत है नहीं, मेवात को खत्म करने वाला है। मेवात को शब्द नहीं है, मेवात का तो कोई नाम नहीं है, मेवात ब्रजभूमि है, हमारी ब्रजभूमि है। उनको उन्होंने गलत फहमी में नाम लेकर मेवात कर दिया। पहली बात तो सुन ले मामन खान कि मेवात तो कोई जगह ही नहीं है, वो ब्रज क्षेत्र की भूमि है ना। मेवात का नाम भी खत्म हो जाएगा, मेवात नाम नहीं रहेगा, ब्रजभूमि है। और रही बात मेवात में आने की, हम आए दिन जाएंगे, आए दिन आएंगे, व्यवस्थाएं हैं। बात यह है कि उनको भेजना डकैतों को, चोरों को और गो तस्करों को कि वापिस जाएंगे क्या? अरे नहीं जाएंगे, नहीं जाने देंगे। हमारी माताओं को हमारे घर से खोलेंगे, हमारे सामने उठाएंगे तो बिल्कुल प्रयास करेंगे रोकने का हम, और सब तरह के प्रयास करेंगे अगर हमारे पास चोट पहुंचाएंगे। और रही बात मेवात की, तो मेवात किसी के बाप की जागीरदार नहीं है, वो ब्रजभूमि है। हम रोज जाएंगे, आए दिन जाएंगे, जब चाहेंगे जब जाएंगे। हमारा देश है, हमारा भारत है, जब चाहे कोई समय धर के बुलाए तो आ जाए, या हम आज आ जाएंगे। ऐसी धमकियां, छोटी छोटी धमकियां बना घरों में दो और रहो, ठीक है। मेवात को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि व्यवस्थाओं को सुधार ले और धार्मिक आस्थाओं को हमारे को ठेस पहुंचाने की कोशिश न करें, वरना व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। हमारी माता की रक्षा करने के लिए हर हद तक जाएंगे। तिजारा कस्बे के अहिंसा सर्किल पर बुधवार की सुबह फिल्मी स्टाइल में आए बदमाशों ने एक युवक को 20 लाख रुपए की फिरौती की नीयत से अपहरण कर लिया और परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती देने की मांग कर डाली। तुरंत ही एक्शन में आई तिजारा थाना पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर ही 4 आरोपियों को नीमराना से घर दबोचा व 4 आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है, तो वहीं अपहरण किए गए युवक को सही सलामत बरामद कर लिया गया है। तिजारा डीएसपी प्रेम बहादुर ने बताया कि तिजारा के वार्ड नंबर 24 का रहने वाला मनीष सैनी अपनी पत्नी का अहिंसा सर्किल पर बस में बैठाने के लिए आया था। तभी एक गाड़ी में फिल्मी स्टाइल में आए 8 बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे गाड़ी में पटक कर नीमराना ले गए। इस दौरान सूचना लगते ही भिवाड़ी पुलिस ने सभी नाकों पर नाकाबंदी कराई, तो शेखपुर थाने की नाकाबंदी को तोड़कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश में चप्पा चप्पा छान रही थी, तभी उसके परिजनों के फोन पर एक कॉल आई और मनीष को छुड़ाने के लिए 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। बदमाशों की ताक लगाए बैठी पुलिस ने फोन की लोकेशन को ट्रेस किया तो बदमाशों की लोकेशन नीमराना के पास बड़ौत गांव के खंडहर नुमा महल की आई। इस बीच बदमाशों ने अपहरण किए गए युवक मनीष को डराया धमकाया और उसके डंडों से पिटाई भी की, जिससे उसके शरीर के कई हिस्सों सहित सिर में भी चोट आई है। पुलिस को बदमाशों की लोकेशन मिलते ही तुरंत ही अपना जाल बिछाया और वह बड़ौत के खंडहर नुमा महल में जा पहुंची। पुलिस ने यहां पर गढ़ी के रहने वाले आरोपी सुरेंद्र पुत्र धर्मवीर यादव, नानू खुर्द पटोदी के रहने वाले महेश पुत्र धर्मवीर मेघवाल, बहरोड़ के रहने वाले देशपाल यादव व अजय मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच 4 बदमाश भागने में सफल हो गए। तिजारा पुलिस पीड़ित मनीष को बदमाशों के चंगुल से मुक्त कराकर तिजारा ले आई है।
पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल मुआयना भी करवाया है और पीड़ित के साथ साथ बदमाशों से भी पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ शेखपुर थाने में पीड़ित पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। 21 फरवरी की रात को बदमाश एक स्मार्ट सिटी जंगल में बने हुए मकान में ठहरे हुए थे। इन बदमाशों में से एक बदमाश मनीष के घर की रेकी कर रहा था। जब मनीष सैनी अपनी पत्नी को सुबह 9 बजे लेकर जा रहा था तो तभी बदमाशों ने मनीष का पीछा किया और अहिंसा सर्किल के पास फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने देसी कट्टे की नोक पर मारपीट कर कार में अपहरण कर पटक कर ले गए और परिजनों से 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस पूरी कार्रवाई में अहम भूमिका तिजारा पुलिस टीम के एएसआई विजय सिंह, बहरोड थाना अधिकारी वीरेंद्र पाल, कांस्टेबल महबूब खान, डीएसपी ड्राइवर अजय चौधरी, कांस्टेबल विकेश की रही है। सर्किल से मनीष नाम का एक मनीष सैनी था, उसका अपहरण करके ले गए थे कुछ लोग। एक्चुअली उसके घर पर एक बदमाश ने रैकी की। रैकी करने के बाद उनकी सूचना दी। सूचना देने के बाद उसका पीछा करने के बाद एक अर्टिगा गाड़ी के अंदर 8 लोगों ने मिलकर और कट्टे की नोक पर उसका वहां से अपहरण किया। उसके चोट भी पहुंचाई और उसको लेके हमारे पास सूचना ही हमें नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दबाव में चारों तरफ इधर-उधर छुपते फिरते रहे। आखिरकार उनको बड़ौद में उस रूद महल में के पास जाके हमको उनकी इंफॉर्मेशन मिली और हमने उनको पकड़ लिया। वहां पर जाके खेतों में वो भाग गए। भागते समय कितने लोग के साथ कितने गिरफ्तार कर लिए? कुल टोटल 8 लोगों ने ये अंजाम दिया है वारदात को, जिसमें से हमने 4 लोगों को और एक अर्टिगा गाड़ी जिसके अंदर 3-4 फर्जी प्लेट भी मिली है नंबरों की और खून से सनी जो इसके चोट वोट आई उसके कपड़े वगैरह सब मिले हैं। नाकाबंदी इसके इन्होंने यहाँ से भागने बाद जैसी सूचना मिली हमने शेखपुर में नाकाबंदी की। शेखपुर में नाकाबंदी कर रहे थे तो उस पर टक्कर मारने का बहुत जोर से प्रयास करके और उसको बैक करके वापस गाड़ी मुकदमा दर्ज करवाया है जानलेवा हमले का और इनके द्वारा 20.50 लाख रुपए यानी कि 20.5 लाख रुपए की फिरौती की मांग इस लड़के से की थी वहां महलों में और रास्ते के अंदर घर वालों से। जैसे इसका फोन खुला तो उसकी लोकेशन रास्ते से मिली, उस आधार पर तलाश करते हुए और वहां पर पहुंचे। पहले गाड़ी को प्राप्त किया और उसके बाद फिर वहां आसपास खेतों में तलाश किया तो एक व्यक्ति मिला संदिग्ध, जिससे पूछताछ करके इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि कुछ लड़के इधर उधर वहां मिल सकते हैं। उधर वहां मैं छोड़ के आया उनको। फिर बाकी वहां से 5 लोगों में से 3 लोगों को हमने पकड़ लिया, 2 वहां से भाग गए। जाब्ता जो भी था वो पर्याप्त इतना उपस्थित नहीं हो पाया वहां मौके पर जब कंटिन्यूटी में चल रहे थे। बाकी ऐसे तो बहरोड और कोट कासिम और शेखपुर के सिपाहियों का ऐसे नहीं उठा रहा है विशेष रूप से। आरोपियों से क्या बरामद हुआ है? आरोपियों से वहां मौके पर उनके द्वारा जो एक कट्टा टाइप है वो उसमें कोई खाट चीज नहीं है तो वो बनावटी उसी इस तरह से वो वहां से हमने एक तो खेतों से बरामद कर लिया और दूसरे का काफी प्रयास करने के बावजूद भी बरामद नहीं हुआ क्योंकि 2 मुलजिम उनमें से भाग गए। उन्होंने उनको दे दिया और उन्होंने कहीं साइड छुपा दिया। उसका अभी रिमांड के दौरान प्रयास करेंगे। मामला था क्या नाम से मैं वाइफ को छोड़ने जा रहा था तो वहाँ पे आए मेरे पास और आके क्या नाम से सीधा लठ उठाया और उससे मारने लग गए। बंदूक दिखाई फिर हम ले गए गाड़ी में। फिर सीधे लेके गली बोलने साइड से गाँव में ले गए सीधे इमरान साइड हमारी जगह बैठा दी। इतनी देर वहाँ पुलिस पहुंची 2 बजे के आसपास। फिर वहाँ से सबको गिरफ्तार किया। फिर हम तैयार आ गए। बदमाशों की संख्या कितनी थी? क्या चीज? बदमाशों की संख्या कितनी थी? ये थे 8 जने थे। कौन सी गाड़ी में आए थे? ईटी का। मामला क्या था? मामला बैलेंस का बताते कोई पेमेंट वगैरह का और मैंने ना तो लिया ना मैंने दिया किसी को, ना मेरे हाथ में आया। अब जो बंदा है
वो देता नहीं है, मेरे ऊपर प्रेशर करते हैं ये। राजगढ़ थाना क्षेत्र के धमरेट गांव के जीएसएस के समीप बीती देर रात्रि सड़क दुर्घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया है। गांव दुब्बी निवासी सुनील व नरेंद्र राजगढ़ से शादी समारोह में शरीक होकर वापस बाइक से अपने गाँव दुब्बी लौट रहे थे कि धमरेट गाँव के जीएसएस के समीप दुर्घटना हो गई। दोनों को राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहाँ सुनील कुमार पुत्र राम सिंह को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं नरेंद्र का प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया है। पुलिस ने मृतक सुनील के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच करने में जुट गई है। वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी ने अपनी वार्डों की विभिन्न समस्याओं को लेकर और नगर परिषद अधिशासी अभियंता दिनेश वर्मा का स्थानांतरण अलवर शहर से बाहर किए जाने को लेकर प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्थानीय पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि उनके वार्ड में नगर परिषद द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है और वार्ड में पानी की समस्या बरकरार है। ऐसे में वार्ड की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि काफी बार वार्ड की समस्याओं को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वार्ड की जनता बहुत ज्यादा परेशान है। उन्होंने प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला से कहा कि नगर परिषद के अधिशासी अभियंता दिनेश वर्मा करीब 12 से 13 साल से नगर परिषद में पदस्थापित हैं, जो कि बीजेपी विचारधारा का है। दिनेश वर्मा निर्माण शाखा में कार्यरत हैं, जो राजनीतिक आकांक्षाओं के दम पर परिषद में भी टिका हुआ है। दिनेश वर्मा का नाम पूर्व में एसीडी प्रकरण में भी आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी दिनेश वर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उसको पदोन्नत कर अधिशासी अभियंता के पद पर आसीन कर दिया गया। पूर्व में भी मेरे द्वारा एक पत्र दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई दिनेश वर्मा के विरुद्ध नहीं की गई है। दिनेश वर्मा गत 3 वर्षों से अधिक समय से स्टे के दम पर परिषद में टिका हुआ है, जो स्थानांतरण आदेश न्यायालय में निरस्त कर दिया जा चुका है। दिनेश वर्मा द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है और वार्ड नंबर 3 में निर्माण का कार्य नहीं होने देता और यह कहता है कि किसी भी मंत्री के पास चले जाओ। दिनेश वर्मा के माध्यम से नगर परिषद द्वारा हाल ही में फरवरी 2023 में निर्माण की निविदाओं को भी वर्मा द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को दिए जाने की पूरी आशंका है। इससे पूर्व में भी 15 करोड़ की राशि के निर्माण कार्य की निविदाएं परिषद द्वारा आमंत्रित की गई, जिसमें ठेकेदारों द्वारा पुल बनाकर निविदाएं प्राप्त की गई, जिस प्रकरण में भी उक्त दिनेश वर्मा का नाम न्यूज के सुर्खियों में रहा है। वर्मा राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्कीमों को फेल करते हुए कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल कर रहा है, जिससे आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इनका स्थानांतरण अलवर शहर से बाहर किसी अन्यत्र जगह किया जाना आवश्यक है, जिससे अलवर जिले की जनता को समस्या का समाधान हो सके और लोगों को प्रशासन शहरों के संग अभियान में फायदा मिल सके। घटना जरूर ये रहा है, मैं करीब पिछले 3 साल से परेशान हूं। मेरे वार्ड में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। मैं बार बार धरना प्रदर्शन भी दे रहा हूं। मेरे को हमारी पार्टी को उठा ले आते हैं, आश्वासन देते हैं 7 दिन में आपका करवा दिया जाएगा, लेकिन नहीं करवाया जा रहा है इनके द्वारा भी। एक नगर परिषद में दिनेश वर्मा है, जो पिछले 20 साल से बैठा है। अभी उसको यहां से ट्रांसफर भी कर दिया उसका 3 साल पहले, फिर वो स्टे लेके बैठ गया, उसका स्टे भी निरस्त कर दिया गया। उसके बावजूद भी इनसे यहां से रिलीव नहीं किया गया उन्होंने। मैं कह रहा हूं निर्माण शाखा में कभी उसको निर्माण सभा का वो बना देते हैं, उनको कभी मुख्य सफाई निरीक्षक का वो बना देते हैं, लेकिन वो आदमी मेरे वार्ड का 3 नंबर का काम नहीं होने दे रहा है। ये सबसे बड़ी पीड़ा है देखो, और मैं बार बार इनसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस आदमी का ट्रांसफर करके बाहर भेजो इनको, जो आदमी शहर का विकास नहीं करना चाह रहा। निर्माण में देख लो, पानी के उसमें देख लो, सफाई का ठेकेदार मुख्य सफाई निरीक्षक रहा है। मैंने कम से कम कोई 100 लेटर दिए हैं, इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कल परसों के रोज हमने सभापति को बताया, मैं साहब इनका पेमेंट रोकना है ठेकेदार का, वो पेमेंट कर दिया। पहले तो कटती थी, धर्मपाल जी के टाइम में तो 15-20 लाख की पेनल्टी, मात्र 1.5 लाख की पेनल्टी काट के और
भरतपुर से अपहरण कर हरियाणा में कत्ल कर गाड़ी में नासिर और जुनैद का जलाग देने वाली घटना को लेकर अलवर में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन करने वाले लोगों ने नगली सर्किल से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि हत्यारों की गिरफ्तारी की जाए एवं दोनों को मुआवजा दिया जाए। समाज विशेष के लोगों ने नगली सर्किल से पैदल मार्च निकाला और आक्रोश के बैनर तले शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर न्याय दिलाने की मांग की। नासिर जुनैद के कातिलों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। प्रदेश विकास समिति प्रवक्ता करीम खान ने सीरिया के कत्लेआम से की हरियाणा में हुई घटना की तुलना और नासिर जुनैद की हत्या को आतंकवादी घटना बताया और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए सहायता राशि और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा और राजस्थान की दोनों सरकारें जिस तरीके से इसमें नाकाबिले कामयाब रही हैं। आज तकरीबन 8-9 दिन हो गए इस मसले को हुए और अभी तक पूरे तरीके से इतना बड़ा कांड होते हुए मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया है। इससे बड़ा समाज के अंदर हर इंसानियत व्यक्ति के अंदर रोष वक्त है और ये घटना हिंदुस्तान की घटना नहीं हो सकती। मैं इसे सीरिया की घटना मानता हूँ। मेरा मानना है जिस तरीके से सीरिया में ISIS घटनाएं अंजाम देती थी, ठीक उसी तरीके से यहाँ जुनैद और नासिर की हत्या की गई है और ये हत्या नहीं है। और ये जो गौरक्षा के नाम पर जो लोग ये रक्षक बने हुए हैं, ये रक्षक नहीं है, ये आतंकवादी हैं। हम इन्हें आतंकवादियों का नाम देते हैं। इस तरीके की कोई भी घटना अगर होती है तो वो आतंकवादी अंजाम दे सकते हैं। इंसानियत के नाम पर या गाय के नाम पर इस तरीके की घटनाएं करने वाले, गाय को पसंद करने वाले लोग इंसान को जिंदा नहीं मार सकते। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों के साथ बुधवार को भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के सभागार में रीको MD शिव प्रसाद नकाते ने बैठक कर उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। बैठक में विभिन्न समस्याओं पर सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइट, ग्रीनरी, अन्य सभी समस्याओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। रीको MD शिव प्रकाश नकाते ने बताया कि भिवाड़ी में उद्योगपति हैं, उनकी जो भी समस्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, साथ ही जो CETP का जो काम है उसकी गति सही तरीके से चल रही है या नहीं, उसमें कोई अड़चनें आ रही हैं, उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए आज BMA अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, सचिव चौधरी जसवीर सिंह सहित भिवाड़ी के उद्योगपतियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें कई समस्या का समाधान भी हुआ। उन्होंने बताया कि हमने CTP में जाकर मौका मुआयना भी किया। इधर CETP का काम 2023 के मई माह में पूरा होने का लक्ष्य है। साथ ही सड़कों और नालों की साफ सफाई सुदृढ़ करने का भिवाड़ी रीको अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि हर 15 दिनों के अंतराल के बाद नालों की सफाई की जाए। मीटिंग में BMA अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, सचिव चौधरी जसवीर सिंह, उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह, नरेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव GL स्वामी, अनुपम शुक्ला, संयुक्त कोषाध्यक्ष गोविंद गुप्ता, राजेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, मुकेश जैन, प्रमोद चंद्रा, सुनील जैन, अरुण त्यागी, PC राय, महेश अधाना, जोगिंदर सिंह, सतवीर सिंह, डॉक्टर नितिन रस्तोगी, विक्रम सिंह राजावत, UK मिश्रा के साथ अन्य उद्योगपति उपस्थित रहे। भिवाड़ी में जो हमारे उद्यमी हैं उनकी जो समस्याएं है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, साथ ही हमारे CETP का जो काम है उसकी गति सही तरीके से चल रही है, उसमें कोई अड़चने आ रही है, उसको समझने और दूर करने के लिए बैठक मौका भी देखना है। तो CETP का काम तेज गति से पूर्ण होकर मई तक हमारा पूरा करने का टारगेट है। साथ में सड़कों को, नाली को, सफाई को सुदृढ़ करने का डायरेक्शन अधिकारियों को दिया है। और साथ ही उद्यमियों को ये कहा है कि एमनेस्टी स्कीम जो है सरकार की पिछली बजट घोषणा में, इस बजट घोषणा में जो है उसकी जितना ज्यादा फायदा आप ले सकते हैं उसका उद्यम से फायदा लें, ताकि आपके पुराने इश्यूज हैं वो सॉर्ट आउट हो सके। तो उद्यमी और रीको और बीडा और स्थानीय प्रशासन सब लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से बेहतर से बेहतर वातावरण यहाँ पे उपलब्ध कराया जाए। ऑनलाइन सर्विसेज हमने उनको सुझाव दिया है कि हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी है, चाहे पेमेंट करने के बारे में बात हो, चाहे NOC के बारे में हो,
ऑनलाइन सर्विसेज का भी लाभ ले, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत उनको सहूलियत हो और काम शुरू हो। ये पानी तो नेचुरल रूप से फ्लो करेगा। हरियाणा सरकार के साथ तब भी हमने यही बात बोली कि पानी तो स्लोप के अनुसार ही जाएगा, लेकिन प्रोसेस होगी, तो प्रोसेस होने के लिए ही हम CTP का काम तेज गति से कर रहे हैं और आने वाली बारिश का सीजन आने से पहले इसको पूरा करने का काफी हद तक तो नाला साफ हो गया। मुझे भी पॉजिटिव फीडबैक दिया, इनफैक्ट अब हमें उसकी काफी सुधार हुआ है। गैस को लेकर के जो आ रहा है मेरे परव्यू में नहीं है। श्री अग्रवाल महासभा अलवर के तत्वाधान में नवनिर्मित भव्य श्रीमती बर्फी देवी पुरुषोत्तम दास श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय का उद्घाटन 24 फरवरी को मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष गर्ग राज्य मंत्री तकनीकी शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। समिति के मंत्री रमेश अग्रवाल ने बताया कि यह जमीन श्रीमती बद्री देवी के द्वारा समाज को डोनेट की गई, जिसमें पूर्व में भी अस्पताल चल रहा था। बद्री देवी की मूल भावना को ध्यान में रखकर समाज हित में 9 जुलाई 2022 को इस जमीन का भूमि पूजन कर करीब 7 महीने की कड़ी मेहनत कर यह भवन तैयार किया गया है, जिसमें करीब 70 तथा कुछ विशिष्ट सदस्यों जिनके द्वारा 1,51,000 का चंदा डोनेट किया गया। भवन में अब तक करीब 70 लाख रुपए लागत लग चुकी है। 24 फरवरी उद्घाटन के दिन से फिजियोथेरेपी की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद अग्रवाल समाज सहित अन्य समाज के डॉक्टरों द्वारा यहां सेवाएं देंगे, साथ ही अन्य डॉक्टरों की भी व्यवस्था की जाएगी। श्री बर्फी देवी पुरुषोत्तम दास श्री अग्रसेन धर्मार्थ चिकित्सालय के नाम से श्री अग्रवाल महासभा के तत्वाधान में 24 फरवरी 2023 को इसका उद्घाटन रहेगा, जिसमें श्री सुभाष गर्ग साहब राज्य मंत्री इसमें विशिष्ट अतिथि हैं, श्री बनवारीलाल सिंघल पूर्व विधायक साहब और श्री विजेंद्र गर्ग साहब इसमें मुख्य अतिथि हैं। और फर्स्ट फेज में हम लोग इसमें फिजियोथेरेपी शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर समाज के भी रहेंगे, ऑन कॉल भी रहेंगे और एक बार तो निःशुल्क ये शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो एज एन मेंटेनेंस जो चार्जेस रखेंगे, मतलब एज एन मेंटेनेंस जो हमारे को नफे के हिसाब से नहीं, सिर्फ मेंटेनेंस के हिसाब से इसमें कार्य हो पाए, 50, 60, 70 रुपए के करीब जो भी चार्जेस रहेंगे। और फिर धीरे धीरे चिकित्सा भी बढ़ाएंगे इसमें, जैसे BDS की सुविधा रहेगी, दंत रोग विशेषज्ञ बैठेंगे और समाज के कुछ प्रमुख डॉक्टर्स भी इसमें ऑल्टरनेट डेज में या वीकली या मंथली अपना समय देंगे, वो भी निःशुल्क सुविधाएं रहेंगी। सर्व समाज के लिए, जनहित के लिए ये हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में नए बनने वाले जिलों के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी अधूरी रिपोर्ट आई है, पूरी रिपोर्ट आने के बाद इसका निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह बात अलवर शहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की बेटी की शादी समारोह में शरीक होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नए जिले बनाने के लिए व्यापक रूप से सर्वे किया जा रहा है। जो कमेटी बनाई गई है उसकी अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा। 13 जिलों के लिए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्णय लेना चाहिए। यह परियोजना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू की थी। केंद्र सरकार को तो सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी की मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को चालू किया तो उनसे पूरा सहयोग करना चाहिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार इस संबंध में आश्वासन दिया था, लेकिन वह इस जल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अभी हाल ही में दौसा आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस संबंध में कहना चाहिए था। अगर इस परियोजना के लिए भले ही 10,000 करोड़ रुपए आवंटित करते हो तो कम से कम यह लोगों को पता लगता कि प्रधानमंत्री की नीयत साफ है और राजस्थान के साथ न्याय कर रहे हैं। राजस्थान हमेशा ही पानी के लिए परेशान रहा है, ऐसे में वह राजस्थान के साथ अन्याय कर रहे हैं। रिफाइनरी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि राजस्थान के बाड़मेर में लगने वाली रिफाइनरी को भी बंद कर दिया था, लेकिन जब चुनाव आए तो खुद प्रधानमंत्री को आना पड़ा और इसे शुरू करना पड़ा। महंगाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया है वह महंगाई मार से परेशान तबके के लिए महत्वपूर्ण है। उन लोगों पर महंगाई का असर कम से कम हो, इसलिए
इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना में केंद्र सरकार ने फ्री में कनेक्शन दिए थे, लेकिन सिलेंडर महंगे होने के कारण उज्ज्वला योजना से लाभान्वित परिवार सिलेंडर नहीं खरीद पा रहे हैं। इसलिए बजट में 500 का सिलेंडर देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बजट में महंगाई का असर कम करने के लिए घोषित किए गए प्रावधानों को लागू करने के लिए भले ही कैंप लगाया जाए, कैंप लगाकर उन्हें लाभ दिया जाएगा। गायों में फैली लंपी बीमारी से अकाल मौत का ग्रास बनी गायों के लिए 40,000 के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू की गई है। पहले 15,000 बच्चों को कोचिंग बढ़ाने का था, अब 30,000 बच्चों को कोचिंग की व्यवस्था प्रदान की गई है। इसके अलावा हर साल 500 बच्चों को विदेश भेजने का भी निर्णय लिया गया है, जिसमें आने जाने और रहने का खर्चा सरकार उठाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चे विदेश पढ़कर आएंगे तो वह देश और प्रदेश के लिए काम आएंगे। 25 फरवरी से शुरू होने वाले रीट के पेपर अभी होने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतियोगी विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा है। जो बच्चे सड़कों पर है वह अपनी तैयारी कैसे कर पाएंगे। बच्चों को भी समझना चाहिए कि वह मेहनत करके तैयारी करें और नौकरी के लिए तैयारी करें। जो पास होंगे उनको नौकरी मिलेगी। एनपीएस और ओपीएस के सवाल पर उन्होंने कहा कि अडानी के शेयर काफी गिर गए हैं और ओपीएस का पैसा भी इसी मार्केट में लगाने की योजना है, इसलिए एलआईसी और अडानी सहित कई कंपनियों के शेयर नीचे गिरे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को किसके भरोसे छोड़ा जाए, ऐसे में उन्हें ओपीएस स्कीम लागू करनी पड़ी। उन्होंने यह भी बताया कि ओपीएस लागू करने में भी केंद्र सरकार भेदभाव बरत रही है, जो ठीक नहीं है। लागू कराने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा भी खटखटाएगी। और बहुत सारी महिलाएं आपको माला चढ़ाई में मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जो उज्ज्वला योजना में मोदी जी ने एक दे दिया, उसके बाद में 400 रुपये का सिलेंडर 1040 में कर दिया, तो महंगा है। हमने कहा कि उन लोगों को, उज्ज्वला योजना वालों को, बीपीएल वालों को वो सबसे 500 में देंगे। बड़ा फैसला किया है। महंगाई को, अंतिम बात मेरी है, महंगाई को कम करने के लिए, महंगाई राहत के लिए 100 यूनिट बिजली फ्री किए, लगभग 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, उनके बिल नहीं आएंगे। 2000 यूनिट का हमारे करीब 15 हॉर्स पावर है किसानों के लिए, उनको निःशुल्क हो जाएगा। जो हमने महंगाई की मार जो कोरोना के बाद आई है, उनको कम असर पड़े पब्लिक में, किट दे रहे खाद्य सामग्री का, आटा तेल जो भी है, दालें वगैरह, वो सब इसलिए दे रहे हैं कि महंगाई की मार कम से कम परिवारों में पड़े। ये हमारा प्रयास है। सर हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके लिए कैंप लगाना पड़े, कैंप लगाएंगे, सबको रजिस्ट्री करवाएंगे, क्योंकि गाय मर गई है, भारत सरकार मना कर दिया। हम जो लंपी रोग से गाय मर गई उनको 40,000 रुपये दे रहे हैं प्रति गाय। तो ये हमारी सरकार की सोच है। आगे बीमा कर दिया गायों का भी, 2 पशुओं का, 2 पशुओं का एक परिवार। अगर वो मर गई गाय दुर्भाग्य से तो 40,000 मिलेंगे एक गाय का। तो हम तो अपने जो स्कीमें है जन कल्याणकारी, वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, 1 करोड़ लोगों को मैं दे रहा हूँ पेंशन, 1 करोड़ लोगों को लगभग हिन्दुस्तान में काम मिल रही है। भारत सरकार देशी 300 करोड़ रुपये देती, हम खर्च करेंगे 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इतना लंबे नुकसान। सर सरकार, अरे एक सवाल, 30,000 करोड़ योजना हो तो बताइए, आपकी भारत सरकार अगर आगे आती है तो टाइम बाउंड पूरा हो सकता है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। सर लोगों जिले बनवाने की मांग विधानसभाओं में उठ चुकी है लगातार। अलवर में लंबे समय से मांग चल रही है, आपको लगता है कि अलवर के कितने जिले बनने चाहिए? अलवर में एक ही है जो कई आसपास की सीमाओं को लेकर, 2 एक और बस एक और। आप लोग बताओ, 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, कितने बने? सर तकमीना आपके पास है, आपको पता है कि कौन सा बनना चाहिए? आपको पता है? हम तो जो रिपोर्ट आएगी, कमीशन बनाया हुआ, कमेटी बनाई हुई है, वो सर्वे कर रही है, सब बातचीत कर रही है। आप लोग सर रीट का पेपर 25 तारीख से है, क्या वो बिना हल के संपन्न हो पाएगा? अलवर की मीडिया के कोई सुझाव हो, आप मुझे अभी बाहर के बाद दीजिए, सुझाव दे दीजिए, हम गौर करेंगे। हम तो मीडिया वालों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। सर राम लुगाया की रिपोर्ट तो आ गई इस संबंध में जिलों की में, अभी पूरी नहीं आई। अच्छा सर, रीट पे जवाब नहीं दिया कि रीट का पेपर बिना लीक हुए संपन्न हो पाएगा क्या 25 तारीख से? क्योंकि 30 लाख बच्चे इसकी भर्ती तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले भी पेपर लीक हुआ है। आप सबकी दुआएं होगी तो ठीक होगा। चाहते हैं कि जल्दी नौकरी लगे लोगों की, करीब 48,000 नौकरी है वो। जी सर, 48,000 नौकरी है। सर विपक्ष ये भी कह रहा है कि 6 महीने में 1 लाख नौकरी कैसे मिलेगी? बढ़ा के हमने 50,000 तक ले आए नौकरियों को।
3.5 लाख की पहले घोषणा थी, अभी 1 लाख मैंने और घोषणा कर दी। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतनी नौकरी नहीं लग रही है, फिर भी कुछ मिस्टीवियस लोग हैं, बेरोजगार संघ बना लिया उन्होंने। इनको पूछो, बेरोजगार संघ बना के आप बच्चों को गुमराह कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, और साथ में उनको आप जो है कब पढ़ाई करेंगे? वो बच्चे जो सड़कों पे आ रहे हैं, पढ़ने वाले घर पे पढ़ाई कर रहा है, वो पास होगा, उसकी नौकरी लगेगी। तुम सड़कों पे आओगे, नौकरी की मांग करने की जरूरत नहीं है, बगैर मांगे हम दे रहे हैं, फिर भी संगठन बना रहे हैं बेरोजगारों का। अरे हिंदुस्तान में बेरोजगार तो लाखों लोग हैं, आपकी नौकरी लगती है। आपकी पार्टी को समर्थन देने वाले उनको भी चाहिए वो समझदारी से काम करे, गुमराह नहीं करे बच्चों को। एक सर मैं तैयारी करवाए, हम कोचिंग तो फ्री करवा रहे हैं बच्चों को। सर पेपर 30 पहले 15,000 था, मैं 30,000 बच्चों की कोचिंग में फ्री करवा रहा हूँ। एक के बाद एक स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, और तो और विदेश भेजने के लिए हिंदुस्तान में गए हैं क्या 500 बच्चों को विदेश भेजने के लिए आने का खर्चा, रहने का खर्चा विदेश के अंदर, और फीस का खर्चा सरकार दे रही है। ऐसी स्कीम लेके आ रहे हैं जिससे कि राजस्थान के जो नौजवान है वो विदेश आगे पढ़ के आएंगे, तो आगे 10-20 साल बाद में भी जो ये ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, मानव संसाधन के रूप में तैयार होंगे हमारे यहाँ राजस्थान के लोग, वो देश के भी काम आएंगे, प्रदेश के भी काम। सर पेंशन के लिए तो केंद्र ने मना कर दिया, पैसा नहीं देंगी, अभी वित्त मंत्री ने कहा। अब जो पेंशन योजना आपने पहली बार लागू की है, वो पैसा हमारा वहाँ जमा है, वो हम लोग लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, वो मैंने कह दिया है असेंबली के अंदर। सर राजस्थान में उसके कारण योजना ओपीएस रुकने वाली नहीं है, योजना चलेगी। लाभ मिलने लग गया, 600 लोगों को लाभ मिल चुका अभी तक, ओपीएस लागू हो गया है, लाभ मिल रहा है। ह्यूमन राइट कमीशन ने आलोचना करी एनपीएस की, सीएनएजी ने कहा नियम कायदे बने नहीं अभी तक, तो वो आलोचना कर रहा है, और जुडिशल कमीशन कह रहा हम लागू नहीं करेंगे। तो हाईकोर्ट जजेज को तो ओपीएस, बाकी लोगों को एनपीएस, आर्मी को ओपीएस, और बाकी लोगों को बीएसएफ को एनपीएस, पैरामिलिट्री फोर्स के दूसरे हैं सबको एनपीएस। ये भेदभाव नहीं चल रहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया है हम मंजूर नहीं करेंगे, आप इनको दीजिए सबको ओपीएस। सर पेपर लीक हमारा जो रास्ता है, अब अडानी जी का जो भाव गिरा है शेयर का धड़ाम से, एसबीआई के भी और आपके एलआईसी के भी, तो यही तो हमारी शिकायत है। जो पैसा जमा हो रहा है एनपीएस में, वो तमाम पैसा शेयर मार्केट में लग रहा है। उस जमाने में शेयर मार्केट कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उसकी मर्जी पे हम कैसे छोड़ सकते हैं कर्मचारियों, 35 साल की नौकरी करता है, उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है काम करने में। इसलिए हमने एक डिसीजन लिया हुआ है कि ओपीएस में सोच समझ के बनाई है। 4-5 राज्य आगे हैं, धीरे धीरे सबको आना पड़ेगा। सर बिजली और सिलेंडर को लेके कम से कम अगर देरी लग रही है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में, तो 10,000 करोड़ रुपये मंजूर करते, भाजपा का इस तरह से कोई अनाउंसमेंट करते दूसरा क्या था, तब भी समझ में आता है कि इनकी नीयत जो है ठीक है। मेरी समझ के पर है कि 5,000 करोड़ रुपये वहाँ पे कर्नाटक में घोषित किए थे, बजट में रखे थे, तो राजस्थान ने ऐसा क्या अन्याय किया है? पानी के लिए तरसता राजस्थान सदियों से, आकाश छू के पड़ते ही रहे यहाँ पे, तो रेगिस्तान इलाके रहे यहाँ पे, उस प्रदेश के अंदर पानी की समस्या के हल करने में दिक्कत क्या आ रही है, इस समझ के पर है। सर ये बजट जो आपने दिया है, इसमें संघर्ष करेंगे। पहले हमने 9,500 करोड़। सर 25 तारीख से रीट का पेपर है, क्या वो बिना लीक के संपन्न हो जाएगा? अब हमने बढ़ा के 13,500 किए, पर वक्त लगेगा इसमें। लेकिन कांग्रेस कैसे इसको इशू बना पाएगी? वर्कर्स किस तरह की योजनाएं का बना रही इशू, तो कांग्रेस बना रही है। आम जनता 13 जिले के जो है वो जब सुनती है इसके बारे में कि अभी तक भी भारत सरकार एग्री नहीं कर रही है, तो जनता में आक्रोश पैदा हो रहा है। डेमोक्रेसी में ही होता है। रिफाइनरी इन्होंने बंद कर दी, हमारी शिलान्यास किया हुआ था, बहुत ज्यादा बंद रखा। चुनाव आए पार्लियामेंट के, उसके पहले इनको खुद को आना पड़ा प्रधानमंत्री जी को, और उसका काम प्रारंभ करना पड़ा। तो ERCP के लिए भी वक्त आएगा कि इनको आगे आके इसको घोषणा करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी। और इससे कितने दिलों में कब तक अपन को सुविधा मिलेगी? केंद्र तो सहायता देगा नहीं, लेकिन जनता बहुत परेशान है और इस योजना को
योजना है, सब जानते हैं, केंद्र भी जानता है। DRC भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है तेरह जिले की बनाई हुई है वसुंधरा जी, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो भारत सरकार को तो आगे बढ़ के सेव करना चाहिए कि हमारी पार्टी की सरकार थी, उसने योजना बनाई है 13 जिले की, अलवर भी उसमें आता है, जयपुर राजधानी है, अजमेर तकलीफ में है, बाकी करौली, धौलपुर, झालावाड़ कहीं है, माधोपुर सभी है, दौसा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 16 योजना देश में राष्ट्रीय योजना है। अगर राजस्थान की योजना जिसके लिए प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री जी 2 बार चुनाव के मुद्दे पर 13 जिले के नाम लिए बोल चुके हैं, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में क्या दिक्कत है? पहले मंत्री जो पानी के राजस्थान के हैं उन्होंने गुमराह किया पब्लिक को, और प्रधानमंत्री जी अभी आए दौसा के अंदर, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बात करके चले गए, मध्य प्रदेश राजस्थान मिलकर बात करें, क्या बात करें? जो योजना वो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, उससे तो आधा पानी हो जाएगा और सिंचाई का जो सुविधा वो खत्म हो जाएगी, वो हम कैसे मंजूर कर सकते हैं? और एक कई राज्यों में घोषणा करते हैं, कर्नाटक में घोषणा करी उन्होंने, यूपी और मध्य प्रदेश योजना थी उसको उन्होंने ओके कर दिया। तो क्या कारण है कि राजस्थान की योजनाओं को मैं समझता हूँ मुझे खुशी होती है, कम से कम अगर देरी लग रही है राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में तो 10,000 करोड़ रुपये मंजूर करते, भारत सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट करते, दूसरा क्या था, तब भी समझ में आता है कि इनकी नीयत जो है ठीक है। मेरी समझ के पर है 5,000 करोड़ रुपये वहाँ पे कर्नाटक में घोषित किए थे, बजट में रखे थे, तो राजस्थान ने ऐसा क्या अन्याय किया है? पानी के लिए तरसता राजस्थान सदियों से, अकाल सूखे पड़ते ही रहे यहाँ पे, तो रेगिस्तान इलाके रहे यहाँ पर, उस प्रदेश के अंदर पानी की समस्या के हल करना। राजशाही शादी में दूल्हा अभिजीत सिंह शाही लवाजमे के साथ निकासी के रूप में निकले। हाथी पर सवार होकर दूल्हा शहर के प्रताप ऑडिटोरियम से अपने देशी विदेशी मेहमानों सहित राज परिवार के सदस्य व देश के कांग्रेसी दिग्गज नेताओं के साथ निकले। पाली राज परिवार के कुंवर अभिजीत सिंह हाथी पर बैठकर फूलबाग पैलेस के लिए रवाना हुए। बाद में कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित देश के बड़े नेता मौजूद रहे। देश की राजशाही ऐतिहासिक शादी बनी पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की बेटी राजकुमारी मालविका सिंह की शादी। हालांकि इस दौरान जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।